Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shikha Sambarkar and today our topic is psychoanalysis, Freud's system of psychology. So let's start the topic. So first we should know what's the meaning of psychology. Yes, psychology means manovigyan. Psychology is the scientific study of the mind and behavior according to the American Psychological Association. Psychology is a multifaceted discipline and includes many subfields of studies such areas as human development, sports, health, clinical, social behavior and cognitive processes. एक्चुअली साइकोलॉजी मीन्स माइंड एंड बिहेवियर, मतलब हमारा जो दिमाग है या फिर हमारा जो व्यवहार है उसके साइंटिफिक स्टडी, उसका वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसी को हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं. और साइकोलॉजी में बहुत सारे फील्ड्स इंक्लूडेड है. अभी पहले और इसका ओरिजिन फिलॉसफी से माना जाता है. तो यहाँ पर क्या था, पहले जो था इसमें बहुत सारी चीजें थी जैसे कि जो हाइपोथेसिस बेस्ड थी, लेकिन जैसे ही ये व्यवहार का अध्ययन हो गया, जैसे ही ये सब्जेक्ट जो साइकोलॉजी है व्यवहार का अध्ययन हो गया, तो इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आए. Then these efforts gave birth to a number of schools or systems of psychology such as structuralism, functionalism, behaviorism, gestaltism. तो जैसे ही साइकोलॉजी में धीरे धीरे चेंजेस आए और उसको व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा, तब इसके बहुत सारे स्कूल्स या सिस्टम्स या हम कह सकते हैं टाइप्स, हिंदी में इसको संप्रदाय कहते हैं, साइकोलॉजी के संप्रदाय. तो साइकोलॉजी के बहुत सारे संप्रदाय सामने आए, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं साइको एनालिसिस, मतलब कि मनोविश्लेषण. मनोविश्लेषण जो है इट्स ए सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या संप्रदाय कहते हैं इसको. You can see here there are so many systems or schools of psychology. Structuralism, functionalism, behaviorism, gestalt psychology, school of psychoanalysis, humanist psychology, transpersonal psychology, cognitive psychology. I have explained all this in my previous video, systems or schools of psychology. You can watch that video. I have included all these topics there. Here in this video, we will talk about psychoanalysis. Psychoanalysis number 5. You can see school of psychoanalysis. We will discuss about this. So psychoanalysis means मनोविश्लेषण हम कह सकते हैं. Psychoanalysis as a system or school of psychology was the brainchild of Sigmund Freud 1856 to 1939, a Viennese physician. जो सिगमंड फ्रायड थे उनका ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है किसको, मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस को. मतलब साइको एनालिसिस का कंसेप्ट कहाँ से आया, स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस का. सिगमंड फ्रायड के दिमाग में ये चीज आई, तब ये चीज सामने आई कि दिस इज ऑल्सो ए सिस्टम और स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस, दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं. Then here this Sigmund Freud, he is a Viennese physician. Freud, the father of his movement, presented a new dimension in the field of psychology. The influence of psychoanalysis in terms of the totality of human behavior, including the conscious, subconscious and unconscious behavior. जो चीजें हमने अभी बहुत सारे सिस्टम्स देखे प्रीवियस स्लाइड में, जिसमें से किसी में भी जो है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं हुई थी. लेकिन जो फ्रायड थे ये पहले थे जिन्होंने बहुत ही डिटेल में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया है. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन, कैथारसिस इन द फॉर्म ऑफ रिवीलिंग द अनकॉन्शियस, द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड गिविंग सेक्स इट्स राइटफुल प्लेस. ये बहुत सारी चीजें जो इन्होंने अपनी थ्योरी में इंक्लूड की है साइको एनालिसिस में. So let's see. Here, psychoanalysis represents a fine blend of theory and practice for the understanding and shaping of human behavior. It involves the following concepts. Actually, in this video, we will discuss all these 3 points. First is structure of the psyche or mind. मतलब हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है हमारे मस्तिष्क का, उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी. द सेकंड इज साइकोडायनामिक्स
और बिहेवियरल प्रोसेस, साइकोडायनामिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसेसेस, बिहेवियरल प्रोसेस मतलब हमारे व्यवहार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, कैसे किस एज में किस तरह से व्यवहार, दिमाग जो हमारा व्यवहार कर रहा है उस तरह से। देन थर्ड इज साइको एनालिसिस एज अ थेरेपी। अब जो भी सेकेंड स्टेज में जो भी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, जो भी प्रोसेसेस होंगी, उसके लिए थेरेपी का जो कंसेप्ट है वो पॉइंट नंबर 3 है। ये 3 पॉइंट ही है जो हमको इस वीडियो में देखने हैं बेहतर तरीके से। वन बाय वन वी विल सी। देन द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी और माइंड। Here you can see three parts. Three parts. Three parts are of mind are given here. Conscious, subconscious and unconscious. ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझना भी जरूरी है। फ्राइड के अनुसार हमारे दिमाग में उन्होंने माना कि हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में 3 तरह के पार्ट्स हो सकते हैं, या उसको डिवाइड कर दिया उसने, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कि अचेत, अचेत अवस्था जिसमें कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, या उसको कुछ भी ध्यान नहीं है, इस तरह की अवस्था में कुछ कार्य कर जाना। सबकॉन्शियस मतलब कि अवचेतन अवस्था, जो जिसमें वो पूरी जिसमें पूरी तो नहीं फिर भी एक इथिकल वे में सोच रहा है वो। देन कॉन्शियस मतलब कि वो पूरे चेतना में है, सचेत अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनकॉन्शियस है उसको एक वर्ड वहां पे दिया है आईडी, ईद, ईद बोलते हैं इसमें। और इसके फीचर्स है मोस्ट सेल्फिश, अनएथिकल, एनिमल नेचर, प्लेजर प्रिंसिपल। जो यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड की बात हुई है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ये नहीं देखेगा कि क्या चीज सही है, नहीं है, गलत है। वो सही के लिए भी काम कर सकता है, गलत के लिए भी काम कर सकता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब उसको वो चीज अच्छी लगनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए। सेल्फिशनेस जो कहते हैं इसमें, अनएथिकल होता है। तो इसको ईद, ईद बोला है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा, या अभी जो जस्ट पैदा हुआ है, इन्फेंट जो कह सकते हैं, तो अगर उसको कोई चीज चाहिए है, कोई चीज मांगना है, तो वो बिल्कुल ये नहीं देखेगा कि उसकी मम्मी या उसके पेरेंट जो है किसी काम में लगे हुए हैं, या कुछ उसको रुक कर मांगना चाहिए, या ऐसा कुछ रिस्पेक्टफुली कुछ भी नहीं। वो क्या करेगा, सीधे रोना चिल्लाना चालू कर देगा, और उसके पेरेंट्स को उसको वो चीज जो है तुरंत जो है देना होगा। दूध देना है या कोई भी और चीज उसको जो देनी है, तुरंत उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है और वो एकदम प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। मतलब उसको जो चीज चाहिए है तो चाहिए है, इस तरह का बिहेवियर है। देन सबकॉन्शियस में हम देख रहे हैं, इसमें एक वर्ड आया है सुपर ईगो, इथिकल, इसके फीचर्स है इथिकल, मॉरल एस्पेक्ट ऑफ द साइकी। यहाँ पर जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज्यादा नैतिकता पर काम करता है। मतलब कि हाँ ये चीज सही है, मुझे ऐसे ही करना है, इस तरह का बहुत ज्यादा नैतिकता आ जाती है। तो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 4-5 साल का, तो वहां पर वो चीजें समझने लग जाता है कि हाँ मेरी मम्मी बिजी है, पापा बिजी है, तो मैं थोड़ा रुक कर कोई चीज मांग लूं, फिर उसको पूछ कर मांग लूं, रिस्पेक्टफुली बात कर लूं, या इस तरह का चीजें उसके माइंड में आती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम कर रहा है। देन कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस मतलब कि यहाँ पर ईगो, रियल सेल्फ, मतलब कि सामने जो चीज आ रही है। एंड बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो, ये क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। इसका एक अलग एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कोई पर्सन है, वो सुबह घर से निकल रहा है, उसको अपने ऑफिस जाना है और वो काफी लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो निकलते निकलते क्या होता है, जैसे उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड ने क्या कहा, चलो एकदम जल्दी से गाड़ी चलाते हैं, बहुत एकदम तेज स्पीड में, 120 एंड अबव की, और जल्दी से फट से पहुंच जाएंगे, बिल्कुल लेट नहीं होगा, इस तरह का अनकॉन्शियस माइंड कह रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है उसी का, उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं, इतनी तेज स्पीड में चलाना नहीं है, ये गलत है, अनैतिक है, एथिकल वे में नहीं है। इस तरह की बातें सबकॉन्शियस माइंड उसको समझाने लगता है कि वो तेज गाड़ी ना चलाए, ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये दो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है आपस में जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, कॉन्शियस माइंड। मतलब कि अब वो अपनी कॉन्शियसनेस में, मतलब रियल एस्टेट में वो क्या क्या सोचेगा और क्या करेगा, वो ये देखेगा कि हाँ मैं लेट तो हो रहा हूँ, लेकिन मुझे नैतिकता भी नहीं खोनी चाहिए, और मुझे थोड़ा तेज भी चलाना जरूरी है। तो वो दोनों चीजों में बैलेंस करेगा।
तो ठीक है 180 की स्पीड में नहीं जाएगा तो 60 70 80 तक की स्पीड में वो जा सकता है। तो ऐसा बैलेंस करके वो डिसीजन लेगा और अपने जो भी ऑफिस है वहां पर वो पहुंचेगा। तो इस तरह से मनुष्य का जो माइंड है वो काम करता है और उसके 3 पार्ट्स यहाँ पर दिए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये देखा हमने। नाउ साइकोडायनामिक्स। साइकोडायनामिक्स में हम देख रहे हैं कि बिहेवियरल प्रोसेसेस, मतलब कि हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो पार्ट होते हैं। अब वो उसका जो बिहेवियर प्रोसेस, कैसे काम करेगा ये हम देखते हैं। साइकोडायनामिक्स में यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं: लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, infantile sexuality and psychosexual development, the flow of libido, anxiety, conflicts and disintegration of personality। इसको हम वन बाय वन देखेंगे साइकोडायनामिक्स में। फर्स्ट इज लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, मतलब कि जीवन और मृत्यु की जो प्रवृत्ति है वो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लाइफ, सर्वाइवल एंड प्रोपेगेशन ऑफ द स्पीसीज, मतलब कि प्रजातियों के प्रसार और अस्तित्व को ही लाइफ कहा है फ्राइड के अनुसार। एंड वन न्यू वर्ड इज हियर, लिबिडो। फ्राइड gave the name libido to the driving force of the life instinct and made it synonymous with the sex urge and sexuality of human beings। लिबिडो के बारे में क्या कह रहे हैं ये, कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब जीने की जो प्रवृत्ति है, जो जीवन है, उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है लिबिडो। और इसका सिनोनिम क्या बोला उन्होंने, इसका पर्यायवाची, द सेक्स अर्ज एंड सेक्सुअलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड द लिबिडो बिलीव्स इन द प्लेजर प्रिंसिपल। लिबिडो जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंस ऑल फिजिकल प्लेजर अराउज्ड फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड through any functions as advocated by Freud is ultimately sexual in nature, the sex urge or sex motive may be regarded as the dynamic force and center of all human behavior at all ages। तो फ्राइड के अनुसार क्या है कि कोई भी एनी ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी, हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, अगर वो प्लेजर दे रहा है, मतलब किस तरह से काम कर रहा है कि हमको खुशी मिल रही है, तो दैट वो क्या कह रहा है फ्राइड, इज अल्टीमेटली सेक्सुअल इन नेचर। उस किसी भी काम को, किसी भी फंक्शन को वो क्या कह रहा है, वो इट इज सेक्सुअल इन नेचर। और फ्राइड ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इतना ओपनली इस चीज को डिस्कस किया है कि किसी भी एज में ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसी भी वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उसमें भी उन्होंने सेक्सुअलिटी के फीचर्स को बताया है, एक अलग फॉर्म में दिखाया है। तो दिस इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ। इट रिलेट्स टू द इम्पल्स फॉर डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसको डेथ को बताया है। इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, क्रुएलिटी एंड इवन ऑफ सुसाइड। उन्होंने बताया है कि अगर लाइफ नहीं है, अगर when one's life instinct is not allowed to function or to govern one's behavior, the death instinct comes into the picture for operating behavior। अगर लाइफ इंस्टिंक्ट काम नहीं कर रहा है तो कौन सा इंस्टिंक्ट काम करेगा, डेथ इंस्टिंक्ट काम करेगा। और इसमें अलग अलग टाइप के एक्ट हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है, क्रुएल्टी हो सकता है, इवन सुसाइड भी हो सकता है। तो ये लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स है। नाउ इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी सेक्सुअल डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस दी हुई है। फर्स्ट इज ओरल स्टेज, सेकंड इज एनल स्टेज, थर्ड इज फैलिक स्टेज, फोर्थ इज लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ इज जेनिटल स्टेज। वन बाय वन वी विल सी ऑल दिस स्टेजेस। फर्स्ट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज मतलब इन्फेंट्स जो होते हैं 0 to 2 years, 0 to 2 years के जो इन्फेंट्स होते हैं उनको इस ओरल स्टेज में फ्राइड ने रखा है। और इन्होंने कहा है माउथ एज द फर्स्ट सेक्स ऑर्गन फॉर प्रोवाइडिंग प्लेजर टू द चाइल्ड। तो उनका ये मानना था कि माउथ मतलब कि मुंह जो है वो फर्स्ट सेक्स ऑर्गन होता है फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेजर। जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो अपने माँ का दूध पिएगा या फिर बॉटल से पिएगा, तो इस तरह से, या थोड़ा धीरे बड़ा होता है 2 साल का होते होते कैंडी, चॉकलेट्स, ये सब कुछ खाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि माउथ जो है उसका वो फर्स्ट सेक्स ऑर्गन है ओरल स्टेज में। ये
फ्राइड ने कहा था. सेकेंड स्टेज इज एनल स्टेज. एनल स्टेज 2 to 3 years age. The child derives pleasure by holding back or letting go of the body's waste material through the anus or the urethra. इसमें क्या हो रहा है, जब 2 से 3 साल का बच्चा होता है तो उसको रेगुलर जो डेली रूटीन की जो चीजें होती है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, ये सब उसको सिखाया जाता है. तो उस टाइम पे जो बॉडीज वेस्ट मटेरियल, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसमें भी उसको प्लेजर फील होता है. तो ये जो है एनल स्टेज में होता है. थर्ड है फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 4 years. जब बच्चा 4 साल का होने लगता है तब ये स्टार्ट होती है फैलिक स्टेज. चिल्ड्रन नोट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस. यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब गर्ल बॉय ये डिफरेंसेस समझने लगते हैं. वो समझने लगते हैं मैं गर्ल हूँ या मैं बॉय हूँ, और अपने फ्रेंड्स में भी वो डिफरेंस कर पाते हैं गर्ल्स बॉयज इस तरह से. दिस स्टेज में गिव राइज टू ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लाइक deprivation and electra complexes in girls and castration and एडिपस कॉम्प्लेक्सेस इन बॉयज. तो इसमें जो इलेक्ट्रा और एडिपस ये 2 कॉम्प्लेक्सेस बताए हैं फैलिक स्टेज में. इलेक्ट्रा जो है गर्ल्स में होता है, जिसकी वजह से जो गर्ल्स है अपने फादर के साइड जो है ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और एडिपस जो है ये इसमें बॉयज में होता है, जिससे वो अपनी मदर के साइड जो है ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. Then fourth is latency stage, starts from 6 years in case of girls and 7 to 8 years in case of boys and extends up to the onset of puberty. Prefer to be in same sex company and had members of the opposite sex. इसमें क्या होता है कि लेटेंसी स्टेज जो है गर्ल्स में 6 साल से और बॉयज में 7 to 8 years में ये स्टार्ट हो जाती है, और ये प्यूबर्टी तक मतलब यौनावस्था तक चलती है, किशोरावस्था आने तक. और इसमें क्या होता है, सेम सेक्स कंपनी पसंद करते हैं बच्चे, मतलब बॉय है तो बॉय के साथ में और गर्ल है तो गर्ल्स के साथ में रहना पसंद करते हैं. देन जेनिटल एज. जेनिटल एज में प्यूबर्टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जेनिटल स्टेज. जैसे किशोरावस्था आ जाती है उसी को जेनिटल एज कहा है. द एडोलसेंट बॉय एंड गर्ल नाउ feels a strange feeling of strong sensation in the genitals and attraction towards the members of the opposite sex. तो ये स्टेजेस है ओरल, एनल, फेलिक एंड लेटेंसी एंड जेनिटल एज. Now the flow of libido and anxiety, conflicts and disintegration of personality. इसमें हम देखेंगे in case the flow of this energy in terms of the satisfaction of the sexual urge is normal and satisfactory, the behavior remains satisfactory and normal. मतलब जो भी हमने स्टेजेस देखी अभी उसमें अगर उनको उनकी जो भी डिजायर थी वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उनका बिहेवियर नॉर्मल बना रहता है. But in case the flow is repressed, blocked or dammed up, it ends not only in free floating anxiety but also gives birth to severe conflicts leading to mental illness and abnormal behavior. लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कीन डिजायर्स है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे वो मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर, इस तरह की चीजें सामने आती है. ये फ्रॉइड के अनुसार उनका ऐसा कहना है. अब जो हमने देखा कि मेंटल इलनेस या एबनॉर्मल बिहेवियर वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है साइको एनालिसिस एज अ थेरेपी. मतलब यहाँ पर एक प्रकार से ट्रीटमेंट हो रहा है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी आ जाती है, लेकिन कुछ केसेस बहुत नॉर्मल होते हैं. नॉर्मल थेरेपी, नॉर्मल बातचीत से भी वो चीजें सॉल्व हो सकती है. देन हियर psychoanalysis as a method of studying behavior and a therapy treating mental illness or abnormal behavior is said to involve steps like: first is establishing rapport with the subject.
with the subject. Second is analysis of the behavior of the subject to uncover the underlying causes of the abnormality by adopting techniques like. यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है एस्टेब्लिशिंग रेपो, मतलब अगर कोई एनालिस्ट है या फिर जो भी डॉक्टर कह सकते हैं हम, जो भी थेरेपी कर रहा है, वो जो है अपने सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मतलब अपने क्लाइंट के साथ जिसको की प्रॉब्लम है, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, उस पर्सन के साथ में वो क्या करेगा, एक रेपो स्टेब्लिश करता है, एक फ्रेंडशिप टाइप करता है. सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, उस पर्टिकुलर का एनालिसिस, उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना है. तो उसके लिए क्या स्टेप्स वो अप्लाई करता है, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द डेली साइकोपैथोलॉजी. ये इस तरह की कुछ स्टेप्स रहती है जिसके 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 द्वारा वो क्या करता है, अपने जो भी क्लाइंट है या फिर वो जो सब्जेक्ट है उसके साथ में पहले तो उसने रेपो बनाया और उसके बाद उसके जो भी व्यवहार है उसका एनालिसिस कर रहा है. जब वो एनालिसिस मतलब कि ये पता करता है कि उसके कॉसेस क्या है, मतलब क्या रीजंस है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा एबनॉर्मल हो गया है. थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिस्टोरिंग द लॉस्ट बैलेंस ऑफ द साइकी. तीसरे में क्या कर रहा है, वो सिंथेसिस कर रहा है. सिंथेसिस क्या कर रहा है, रिस्ट्रक्चर एंड रिस्टोरिंग. क्या रिस्ट्रक्चर और रिस्टोर कर रहा है, उसका बैलेंस, उसका जो भी व्यवहार है वो जो एबनॉर्मल हो गया है उसको वापस से ठीक करने के लिए वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है एनालिस्ट जो है. Then fourth point, breaking the repo in order to enable the patient to face the realities of life without the support of the analyst. अब ये जो ऊपर की जो 3 स्टेप्स है उसमें उसने रेपो क्रिएट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके सारे ड्रीम्स जान लिया, उसको फिर सिंथेसिस करके उसने उसके माइंड को स्टेबल भी कर दिया, उसको नॉर्मल स्टेज में ला लिया. अब क्या करेगा, उसने जो रेपो, जो फ्रेंडशिप उससे की थी, वो फ्रेंडशिप उससे ब्रेक करेगा. ब्रेक क्यों करेगा, ताकि वो रियल वर्ल्ड मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सके और रियल वर्ल्ड में जाकर के वो बिहेव कर सके और एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को वो जी सके. सो दीज ऑल आर द concepts of psychoanalysis according to Sigmund Freud. So friends, I hope this video is helpful for you all. Thank you. Please like, share, comment and subscribe this YouTube channel presented by Shikha Sambarkar. Thank you.